Hello dear learners, welcome back to With Shiksha. Today's current affairs is brought to you by With Shiksha. So let us begin. आज का जो date है that is 23rd of December and all the important articles are here as follows. पहला है इंडिया न्यूजीलैंड का जो है they have wind up FTA talks और it is set to boost the trade. ठीक है, so this is the first article. The second article is India's core sector grows to 1.8% in November. तो ये कोर सेक्टर है उसके बारे में हमें देखना होगा एंड इट इज अ पॉजिटिव साइन. ठीक है. एंड थर्ड इज नार्कोटिक्स फ्लो इनटू नॉर्थ ईस्ट एज पॉपी कल्टीवेशन हिट्स अ डेकेड हाई. तो ये तीनों आर्टिकल है ये नार्कोटिक्स के बारे में एंड हाउ इट इज इम्पैक्टिंग द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वो भी हमें देखना होगा. ठीक है. तो ये असम स्पेसिफिक एंड नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक के लिए काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. ठीक है. सो अगर हम देखें फर्स्ट आर्टिकल है इंडिया न्यूजीलैंड वाइंड अप एफटीए टॉक सेट टू बूस्ट ट्रेड. ठीक है. तो अगर आप देखें जो एक्सेस है ना उसको आसान किया गया है. ठीक है. जो एक्सेस है कि न्यूजीलैंड जो है यहाँ के इंडिया में आके प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं सेल कर सकते हैं उसको ईज डाउन किया है. ठीक है. उसको ईज किया है जिसके कारण जो है आपको देखने को मिलेगा कि ऑलमोस्ट 20 बिलियन जो मतलब आपका डॉलर्स है वो इनफ्लो हो रहा है. ठीक है. 20 बिलियन डॉलर्स का इनफ्लो है इंडिया में. ठीक है. एंड ये जो है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो लोग जो है एफडीआई के थ्रू में इंडिया में इन्वेस्ट करें एंड इंडिया जो है उनके लिए एक मार्केट ओपन अप करे. और ये मार्केट अगर आप देखें 95% ऑफ थिंग्स के लिए ओपन अप हुआ है लेकिन 5% चीजों के लिए अभी भी ओपन अप नहीं हुआ है. तो वो भी हम देखेंगे. ठीक है. तो जैसे कि न्यूजीलैंड जो है उनको ड्यूटी फ्री मार्केट मिलेगा. जैसे शीप है मीट है वुल है के कोल है ये सब पे उनको 95% ओपन मार्केट मिलेगा. ठीक है. फिर ड्यूटी फ्री कंसेशन जैसे फ्रूट्स है जैसे कीवी है वाइन है सी फूड्स है चेरीज है पर्सिमन्स है एवोकाडोज है वो सब यहाँ पे वो लाके सेल कर पाएंगे चीप प्रोडक्ट में वो बेच पाएंगे एंड इंडिया हैज अ ह्यूज मार्केट तो उनको फायदा होगा. ठीक है. लेकिन कंसेशन किसमें नहीं मिला है फार्मिंग सेक्टर जो डेयरी सेक्टर है उसमें कोई भी कंसेशन नहीं दिया गया है क्योंकि हमने अपना भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है. ठीक है. और ये जो डील है ना ये $5 बिलियन जो है ये अगले 5 सालों में दैट इज 2030 तक $5 बिलियन जो है यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट किया जाएगा बाय योर न्यूजीलैंड. ठीक है. एंड इंडियन प्रोफेशनल्स को 3 इयर्स का जो है वीजा एंट्री भी दिया जाएगा बाय योर न्यूजीलैंड. ठीक है. जो स्किल्ड वर्कर्स है उनके लिए 3 इयर्स का वीजा जो है उसको एम्प्लॉयमेंट वीजा जो है वो दिया जाएगा. ठीक है. तो ये सारे मेजर टॉक्स हुए हैं हम देख लेते हैं फट से एक बार कि क्या क्या हुआ है. इंडिया एंड न्यूजीलैंड ऑन मंडे कंक्लूडेड डिस्कशन ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दैट इंडिया विल गिव टैरिफ्स एक्सेस टू इंडियाज टू द आइलैंड नेशन मार्केट ब्रिंगिंग $20 बिलियन इन्वेस्टमेंट ओवर 15 years and help double bilateral trade to $5 बिलियन in the next 5 years. तो अगले 5 साल में $5 बिलियन और अगले 15 साल में $20 बिलियन जो है वो न्यूजीलैंड इन्वेस्ट करेगा इंडिया में. सो इट इज अ वेरी वेरी गुड मूव आई वुड से और काफी बड़ा जो है ये मूव लिया गया है बाय बोथ द कंट्रीज. ठीक है. The deal would remove or cut tax to 95% of the न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट. तो न्यूजीलैंड का जो प्रोडक्ट है उसमें 95% प्रोडक्ट्स में जो टैरिफ है वो कट किया गया है फ्रॉम टिम्बर टू फ्रूट. ठीक है. वुड है कोला है ये सब पे प्रोडक्ट पे रिड्यूस हुआ है टैरिफ. लेकिन क्या है हम लोगों ने अपने फार्मर्स और डेयरी फार्मर्स का भी अभी भी हमने ख्याल रखा है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल डेयरी में दूध के प्रोडक्ट्स पे. ठीक है. मिल्क एंड मिल्क मेड प्रोडक्ट्स लाइक चीज. ठीक है. ये सब पे फुल फैट क्रीम ये सब पे जो है कोई कंसेशन अभी भी है अभी भी लगेगा. अनियंस पे अभी भी लगेगा. न्यूजीलैंड मेड गुड्स पे जो ये न्यूजीलैंड मेड डेयरी गुड्स है न्यूजीलैंड मेड अनियंस है शुगर है स्पाइसेस है एडिबल ऑयल है रबर है इन सब पे अभी भी कंसेशन नहीं है. इन सब पे अभी भी टैक्स जो है उतना ही लगेगा. टैरिफ जो है अभी भी उतना लगेगा क्योंकि हमें अपना फार्मर्स और डेयरी फार्मर्स का प्रोटेक्शन करना है. ठीक है. और ये आपको समझ में आया क्यों बिकॉज बाकी सब जगह पे तो हम कर सकते हैं लेकिन हमारे डेयरी हमें अपना फार्मर्स और डेयरी फार्मर्स का ख्याल रखना है इसीलिए हमने कोई भी कंसेशन नहीं दिया इन 5% ऑफ प्रोडक्ट्स पे. ठीक है. न्यूजीलैंड जो है एम्प्लॉयमेंट वीजा देगा इंडियन प्रोफेशनल को जो कि स्किल्ड ऑक्यूपेशन में है और उनको 5,000 वीजा जो है एनुअली जनरेट करेंगे. इस प्रपोज ये जो अरेंजमेंट है ये प्रपोज किया गया है बाय बोथ दी गवर्नमेंट. ठीक है. Union Minister of Commerce Piyush Goyal said
that government has been sensitive in protecting the interest of farmers and dairy person. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ख्याल रखा है किसका, जो फार्मर्स और डेयरी फार्मर्स है उनका ख्याल रखा है। राइस, व्हीट, डेयरी, सोया और वेरियस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट अभी भी ओपन नहीं किए गए हैं टू इन न्यूजीलैंड का मार्केट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अपने फार्मर्स का प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने ये मूव लिया है। ठीक है, hailing the FTI to be signed in the first half of 2026, Prime Minister Narendra Modi concluded in just 9 months the historic milestone reflects a strong political will, shared ambition to deepen economic ties between both the countries. तो यहाँ पे देखिए 9 महीने में ही ये जो है FTA जो है दोनों देशों के बीच में साइन हो गया, एंड यूएस के साथ तो हमें 1 साल होने को ही है, अभी तक हम कोई भी FTA साइन नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको देखने को मिल सकता है कि मतलब अभी तक हमने कोई भी यूएस के साथ साइन नहीं किया, लेकिन न्यूजीलैंड के साथ हम साइन कर चुके हैं। ठीक है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, एफटीएस क्या होते हैं, दो या दो कंट्रीज के बीच में या फिर कोई भी दो ट्रेडिंग ब्लॉक के बीच में कोई भी अरेंजमेंट होता है। ठीक है, जैसे आसियान का अपना एफटीए है, हमें इंडिया आसियान के साथ, आसियान क्या है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, राइट। इंडिया क्या है, एक अलग कंट्री है, तो ग्रुप ऑफ कंट्रीज और कंट्रीज के बीच में क्या हो सकता है, एफटीए हो सकता है। कोई ट्रेडिंग ब्लॉक्स है उनके बीच में भी एफटीए हो सकता है। वो क्या प्रॉमिस करते हैं कि वो एग्री करते हैं कि वो रिड्यूस करेंगे अपना कस्टम टैरिफ्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स है, रेसिप्रोकल टैरिफ्स बहुत होते हैं ना, ये सब टैरिफ्स नहीं लगाएंगे ऑन बिटवीन देम, आपस में कोई भी टैरिफ जो है नहीं लगाएंगे। ठीक है, इट कवर्स ट्रेड इन गुड्स जैसे एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, ट्रेड इन सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग है, कंस्ट्रक्शन है, ट्रेडिंग है, ऑल्सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो है उसमें भी कंसेशन मिलता है। दिस इज कॉल्ड एफटी। ठीक है, समझ आया? Alright. So that was New Zealand and India FTA. Second is India's core sector grows at 1.8% in November. तो अब देखें तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल में वी हैव 1.8% ग्रोथ इन द कोर सेक्टर। एंड कोर सेक्टर जो है ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो है सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है, और ये दिखाता है कि हमारे देश में ग्रोथ है कि नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में अगर आप देखें तो ये नेशन का एक पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी भी बताता है कि नेशन का क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज द पीपल एंड द सिटीजंस फीलिंग। ठीक है, ये एक्चुअल में ये डेटा से हमें बहुत हद तक पता चलता है। ठीक है, जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में सारे आपके जितने भी आपके इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस होते हैं, जैसे कि आपका मर्सेंटाइल गुड्स है, देन इलेक्ट्रिसिटी है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना वो आईआईपी में कैलकुलेट होता है। ठीक है, इसके अंदर ये आईआईपी के अंदर क्या होता है, आईसीआई होता है। ये सब क्या होता है, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज। तो वी हैव 8 कोर इंडस्ट्रीज जो कि ये जो कोर इंडस्ट्रीज है ना, अगर हम देखें इस तरीके से, तो ये अगर पाई चार्ट अगर बनाए तो ये जो कोर इंडस्ट्रीज है ये 40% हिस्सा टेकअप करते हैं। ठीक है, ये 8 इंडस्ट्री क्या है, 40% हिस्सा जो है ये टेकअप करता है। और ये 40% जो है, अगर ये 8 इंडस्ट्रीज में ग्रोथ है, दैट मीन्स पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिलेगा। और ये 8 सेक्टर जो अगर नीचे जा रहा है, तो ये जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसमें भी हमें कमी जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो आईसीआई है या फिर 8 कोर इंडस्ट्रीज है, कोर इंडस्ट्रीज का जो इंडेक्स है एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द कंबाइंड इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है ये इसमें हमें पिछले साल से 2024 के कंपैरिजन में वहां पे 1.8% इंक्रीज देखने को मिला है। ये डेटा कौन रिलीज किया है, कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, प्रोडक्शन हुआ है स्टील, फर्टिलाइजर, कोल, ये सब में पॉजिटिव जो है ग्रोथ हमें देखने को मिला है। ठीक है, कोल का प्रोडक्शन जो है 2.1% से इंक्रीज हुआ है। हाउएवर ऑन क्यूमुलेटिव बेसिस कोल आउटपुट जो है ये डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, क्यूमुलेटिव अगर आप देखें पूरे साल भर का तो वो उसमें डिक्लाइन हुआ है, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में इट इज 2.1% इंक्रीज। ठीक है, हमें देखने को मिला है। क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन इट हैज रिकॉर्डेड अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 3.2%, और पिछले साल के कंपैरिजन में 3.2% रिडक्शन हुआ है। ठीक है, एंड क्यूमुलेटिव क्रूड ऑयल का जो है इस साल हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। ठीक है, तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल के कंपैरिजन में क्रूड ऑयल में हमें रिडक्शन जो है देखने को मिला है। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है ये क्या है, कंबाइंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बताता है 8 कोर सेक्टर्स का। मैंने जैसे आपको समझाया भी वहां पे पाई चार्ट बनाया कि वो कौन कौन से 8 कोर सेक्टर्स है। कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, फर्टिलाइजर है, स्टील है,
सीमेंट का इंडस्ट्री है एंड इलेक्ट्रिसिटी का इंडस्ट्री है। ये 8 इंडस्ट्री हमारा क्या बनाते हैं, जो 8 कोर इंडस्ट्री है ये बनाते हैं, ठीक है। और जो पूरा आईआईपी है, दैट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, उसका वो अगर 100% है तो उसका 40.27% ये 8 कोर इंडस्ट्रीज। तो हम आईआईपी तो कैलकुलेट करते हैं, लेकिन सेपरेटली हम कोर इंडस्ट्रीज को भी कैलकुलेट करते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि इंक्रीज हुआ तो कौन से महीने में, कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिला है तो कौन से महीने में हुआ है, ठीक है। सो इट इज वेरी वेरी क्रूशियल कि हमें पता चले कि इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये इंडेक्स कौन प्रिपेयर करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और ये इसका बेस ईयर ऑब्वियसली 2011 और 12 है, और मंथली जो है ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है ये जो आईआईपी है एंड आईसीआई है, दोनों को रिलीज करते हैं, ठीक है। समझ में आया? So this was the second article. And the third article is नारकोटिक्स का फ्लो है नॉर्थ ईस्ट में, म्यांमार। Narcotics flow into northeast as Myanmar poppy cultivation hits a decade high, ठीक है। So जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, इट इज ऑब्वियसली अ वल्नरेबल रीजन, राइट। और वहां पे इस तरीके का जो आपका मूवमेंट है, आपके नारकोटिक्स का जो मूवमेंट है ना, इट इज वेरी समथिंग जो कि बहुत ज्यादा चिंता करने की बात है, बिकॉज यहाँ पे भी ऑब्वियसली वी आर स्ट्रगलिंग विद आवर ओन, मतलब बहुत सारे इश्यूज है, एंड ड्रग अब्यूज जो है उसमें एक सबसे बड़ा इशू है। एंड आप अगर देखेंगे, बहुत ही मेजर ये इशू के रूप में बन के आ रहा है, ठीक है, क्या नारकोटिक्स, ठीक है। और ये जो है बिकॉज म्यांमार, ये जो सगाइंग रीजन है ना, सगाइंग रीजन जो है जहाँ पे सबसे ज्यादा अभी इंक्रीज हमें देखने को मिला है, सगाइंग रीजन इज वेरी क्लोज टू मिजोरम, एंड मिजोरम के थ्रू जो है वो बहुत ज्यादा ड्रग्स स्मगलिंग जो है यहाँ पे होता है, एंड नॉट जस्ट मिजोरम, अदर स्टेट्स के थ्रू भी होता है। बट बिकॉज सगाइंग इज सो हैज अ क्लोज बॉर्डर विद द इंडिया, तो उसके कारण जो है बहुत ज्यादा नार्कोटिक्स इनफ्लो होता है कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है। तो अगर आप देखें आर्टिकल में क्या आया है, स्मगलिंग जो है ओपियम बेस्ड नार्कोटिक्स का, स्पेशली हेरोइन का, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक शार्प राइज हमें देखने को मिला है। और ये क्यों हुआ है, शार्प राइज क्यों हुआ है हीरोइन का, बिकॉज ऑफ पॉपी कल्टीवेशन इन म्यांमार, जो कि 10 साल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिकॉर्ड है, अब इस साल में हमें देखने को मिला है, ठीक है। Heroin seizures by Narcotic Control Bureau in the region has increased from 7 kilos in 2023 to 9 kilos in 2024 and to 31 kilo in 2025. तो यहाँ देख रहे हैं आप, 2023 में it was 7 kgs, 2024 में it was 9 kgs and 2025 में it is 31 kgs. तो यहाँ पे 3 टाइम्स का इंक्रीज आपको देखने को मिला है, ठीक है। और असम में अकेले में 17 किलोज ऑफ नार्कोटिक्स जो है वो सीज किया गया है। तो ये सोचिए, ये तो सीज किया हुआ ही है, कितना तो मार्केट में वो भी हो गया होगा, बिक भी गया होगा, ड्रग मार्केट में फ्लो भी कर रहा होगा, ठीक है। अभी असम पुलिस का डेटा क्या बताता, इवन लार्ज वॉल्यूम ऑफ हीरोइन सीजर्स राइजिंग फ्रॉम 164 kgs इन 2023 टू 174 किलोज इन 2024, ठीक है, अलॉन्ग विद सब्सटेंशियल ओपियम रिकवरी। अदर एजेंसीज जैसे असम राइफल्स है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, मणिपुर पुलिस है, रेलवे पुलिस है, सब ने फ्रीक्वेंट सीजर्स किए हैं ये सब हीरोइंस का, याबा टैबलेट्स का इन नॉर्थ ईस्ट। एंड व्हाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज ऑफ राइज ऑफ ओपियम कल्टीवेशन इन म्यांमार, ठीक है। अगर आप देखिए जो ये जो राइज है, ये मतलब आपको जो बड़ा बड़ा हुआ देखने को मिलेगा कि पॉपी कल्टीवेशन म्यांमार में इंक्रीज हुआ है, ठीक है। जो सर्वे है ये 10 साल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट हुआ है इस साल में। तो म्यांमार ओपियम सर्वे है 2025 का, यहाँ पे क्या बोला गया है, 17% इंक्रीज है पॉपी कल्टीवेशन में ओवर द पास्ट ईयर, पिछले साल से 17% सर्ज है। व्हाई, बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। कॉन्फ्लिक्ट है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, उनके पास करने को कोई अच्छा काम नहीं है, पैसा का बहुत तंगी है, तो वो लोग क्या करते हैं, ओपियम कल्टीवेशन करते हैं, बिकॉज उनको पता है कि ड्रग मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट वो बना लेंगे। तो जितना ज्यादा लंबा चलेगा कॉन्फ्लिक्ट, जितना लंबा इंस्टेबिलिटी चलेगा, उतना ही ज्यादा ये सब जो इश्यूज है ऑफ ड्रग अब्यूज एंड गन रनिंग, ये सब का जो इश्यूज है ये सब चलते हुए रहेगा, ठीक है। Notably significant cultivation has been recorded for the first time in Sagaing region bordering India, increasing the vulnerability of the northeast India. और ये जो सगाइंग रीजन है, क्योंकि इट इज बॉर्डरिंग इंडिया, तो इस यहाँ पे और ज्यादा वल्नरेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जो ड्रग ट्रैफिकिंग है और उसके कारण जो सिक्योरिटी एंड सोशल चैलेंजेस है ना, सिक्योरिटी जैसे जो जैसे कि आपका पैसा का इशू है, एंड देन गन रनिंग होता है,
ये सारा जो इश्यूज है ये सब तो है ही, साथ ही सोशल इश्यू है, बिकॉज ड्रग माइनस इज अ रियल चैलेंज, ठीक है, जो कि एक सोसाइटी को डिस्टेबलाइज करने का बहुत ज्यादा पावर या पोटेंशियल रखता है, ठीक है। समझ आया होगा आप लोगों को। With this, we have come to end of today's session. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Till then, study hard, take care, and thank you.